हेलो एंड वेलकम सभी का क्लास 12 के इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे 3 नंबर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मेरा है हिमांक में अवनमन या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में कमी का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो हिमांक में कमी जानने से पहले यह जानना जरूरी कि हिमांक क्या है। देखिए, हिमांक जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ऐसा टेम्परेचर है जहां पर द्रव जमने लगता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि हिमांक में फ्रीजिंग पॉइंट में द्रव और ठोस दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, यानी द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया और ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया बिल्कुल बराबर होता है। साथ ही साथ आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पे ठोस का वाष्प दाब और द्रव का वाष्प दाब दोनों इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल क्या होता है, जम जाता है, बर्फ बन जाता है, और 0 डिग्री पे बर्फ जल भी बनता है। तो 0 डिग्री का ऐसा टेम्परेचर है जहां पे बर्फ और जल दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, साम्य अवस्था में होगा। तो 0 डिग्री मेरा जल का क्या है, हिमांक है। तो चलिए, ये इसको समझने के लिए कि हिमांक में कमी कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया है। ये मेरा टेम्परेचर है, ये मेरा टेम्परेचर है और ये मेरा प्रेशर है। जैसे जैसे इधर आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे इधर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। ये मैंने एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है, ये मेरा विलायक का कर्व है, विलायक जो कि लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में है। बात समझ में आ गया। अब विलायक को मैंने ठंडा करना शुरू किया, जैसे जैसे ठंडा करेंगे उसका वाष्प दाब घटेगा, घटते 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 नीचे आते आते ये एक पॉइंट हमको मिला। इस पॉइंट को हम लोग हिमांक कहते हैं। अगर ये मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा विलायक का हिमांक, यानी विलायक जमना स्टार्ट हो गया, तो जैसे इससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जमता हुआ ही मिलेगा ना। नहीं समझ में आया। मान लीजिए कि ये आपका जल है, ये जल है, विलायक आपका जल है। जल को ठंडा करते करते ये यहां तक पहुंचे, ये मान लेते 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री में क्या होगा, जल जम जाएगा, विलायक जम गया। तो ये मेरा ये जो पॉइंट हुआ विलायक का क्या हुआ, हिमांक हुआ, जल का हिमांक हुआ। इसको हम लोग T0 बोलते हैं। अब जैसे जैसे और हम लोग टेम्परेचर को घटाते जाएंगे, 0 से -10, -20, -30, तो क्या होगा, जल बर्फ के रूप में ही मिलेगा ना, जल तो जम चुका है। अब जितना मर्जी आप टेम्परेचर घटाइए, जल तो जमता हुआ ही रहेगा। जल कभी पिघलेगा, मतलब जल तो कभी वाष्प नहीं बदलेगा, या फिर बर्फ भी आपका जल में नहीं बदलेगा। हिमांक के जितना नीचे जाएंगे ठोस अवस्था में ही विलायक मिलेगा। तो ये मेरा ये जो कर्व हुआ ये ठोस अवस्था का कर्व हुआ। किसका ठोस अवस्था, विलायक का ठोस अवस्था है। अब राउल्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब अवाष्पशील विलय डाल देते हैं किसी विलायक के साथ तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। तो अब हमने इस विलायक के साथ कुछ अवाष्पशील विलय पदार्थ डाल दिए, मान लेते हैं कि नमक डाल दिए जल के साथ, तो उसका वाष्प दाब क्या हो, घटेगा, तो उसका कर्व नीचे मिलेगा, ऐसे नीचे मिला हुआ है। बात समझ में आया। अब जरा इस पॉइंट पे फोकस कीजिए। ये जो पॉइंट है जो मेरा विलायक का हिमांक है, यहां पर विलायक का द्रव अवस्था और विलायक का ठोस अवस्था दोनों क्या है, साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब नीचे वाले कर्व के ऊपर बात करते हैं। ये मेरा किसका कर्व हुआ था, विलयन का कर्व हुआ, क्योंकि इसके साथ हमने विलय पदार्थ डाला हुआ है तो विलयन हो गया। विलयन का वाष्प दाब घटा तो कर्व भी नीचे मिलेगा वाष्प दाब का। अब जैसे जैसे विलयन को ठंडा करेंगे वो धीरे धीरे एक टाइम आएगा जहां पर जमेगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर जमा, कौन जमा, ये विलयन जमा, तो ये विलयन का वाष्प दाब हुआ, सॉरी विलयन का हिमांक हुआ, TF इसको बोलते हैं। ये मेरा क्या था, विलायक का हिमांक, और ये मेरा क्या है, विलयन का हिमांक। अब सवाल आता है कि विलयन का हिमांक थोड़ा नीचे कैसे आ गया। तो देखिए बात को समझिए, यहां पर इस पॉइंट पे यानी विलायक का जो हिमांक था वहां पर विलायक का द्रव अवस्था और विलायक का ठोस अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट पे था। दोनों का वेपर प्रेशर बराबर था, विलयन का लिक्विड अवस्था का वेपर प्रेशर और ठोस का लिक्विड अवस्था, ठोस का वेपर प्रेशर दोनों क्या था, इक्विलिब्रियम में था। अब नीचे वाला कर्व जो है मेरा, यहां पर विलयन का वाष्प दाब कम है, किसके अपेक्षा, विलायक के अपेक्षा। तो इस विलयन के लिक्विड अवस्था का वाष्प दाब और इस विलयन के ठोस अवस्था का वाष्प दाब दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, इससे पहले प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कुछ।
पहले वाले में प्रेशर ज्यादा था, वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो उसका ये पॉइंट था इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसका वेपर प्रेशर कम है, तो इसका इक्विलिब्रियम स्टेट इससे पहले प्राप्त होगा, तो वही हुआ, ग्राफ थोड़ा खिसक गया है। बात समझ में आया? अब हमको क्या दिख रहा है, जब शुद्ध विलायक था और जब शुद्ध विलायक में हम लोग विलय पदार्थ डाल दिए तो दोनों के हिमांक में अंतर दिखा, ये अंतर गैप दिखा। इस गैप को हम लोग बोलते हैं डेल टी एफ, जो कि मेरा हिमांक में कमी है। कमी क्यों है? देखिए, पहले वाला टेम्परेचर ज्यादा था, अभी टेम्परेचर घटा, जैसे से इधर आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी टी नॉट एफ ज्यादा है किसके अपेक्षा? टी एफ के अपेक्षा। तो ये बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो ये जो कमी हुआ किसमें? हिमांक में, ये किसके समानुपाती है? मोललता के समानुपाती है। मोललता के समानुपाती क्यों है? मोलालिटी के समानुपाती क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है विलय पदार्थ की मात्रा के ऊपर। तो अगर प्रति ग्राम प्रति केजी विलायक में जो हम लोग विलय पदार्थ लेते हैं उसे मोललिटी कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो सिंपली ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया, हिमांक में जो कमी आया, वो किसके समानुपाती होगा? मोललता के। तो अगर हम लोग समानुपाती को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं केएफ। इस केएफ का नाम क्या है? इसका नाम है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक। बात समझ में आया? अब देखिए जरा, ये जो फॉर्मूला हमको मिला, के को डिफाइन कीजिए आप। यदि मेरा m बराबर 1 होता है तो डेल टी एफ बराबर कितना हो जाएगा? के एफ। हिमांक में कमी मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर हो जाएगा यदि मेरा विलयन का मोललता 1 है। इसको कैसे लिखेंगे? यदि प्रति इकाई विलयन वाले, यदि प्रति इकाई मोललता वाले विलयन का हिमांक में कमी होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक। बात समझ में आया? इसका डिफिनेशन हम यहां लिख देते हैं केएफ का, मोलल अवनमन स्थिरांक का, कि यदि को हटाइए, प्रति इकाई मोललता वाले विलयन के हिमांक में होने वाले कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। बात समझ में आ गया? इसका मात्रक क्या होगा? केल्विन केजी पर मोल। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए जरा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है केएफ का। केएफ का फॉर्मूला है एम आर टी नॉट एफ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल एच। किसका डेल एच? गलन का डेल एच। एम क्या है? मोलर द्रव्यमान है विलायक का, आर गैस कांस्टेंट, टी नॉट एफ क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक, और डेल एच है जल का गलन एंथैल्पी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि यदि अवाष्पशील विलय पदार्थ डाल देते हैं किसी विलयन में तो विलयन का हिमांक घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। यानी जल का मेरा फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जल में हमने नमक डाल दिया तो क्या होगा? जल 0 डिग्री पे नहीं जमेगा, उससे कम टेम्परेचर चाहिए उसको। बात समझ में आ गया? अब कितना कम चाहिए तो एनालिटिकल डाटा ही बोलेगा, उसको प्रैक्टिकल करके देखना होगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका हम लोग दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल करते हैं हिमांक अवनमन का? देखिए, जो ठंडा प्रदेश है, जहां बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वहां गाड़ी के रेडिएटर में पानी होता है तो पानी तो जम जाएगा। जहां 0 से भी टेम्परेचर कम है, सोचिए 0 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर कम है, वहां क्या होता है? गाड़ी के रेडिएटर में पानी जम जाता है, तो उससे क्या होगा? रेडिएटर फट सकता है। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए अगर हम लोग
पानी में थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल देंगे तो क्या होगा, पानी का हिमांक घटेगा, पानी कम टेम्परेचर पे जमेगा, 0 पे तो जमेगा नहीं। तो जनरली देखा जाता है इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH OHCH2, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल को हम लोग क्या करते हैं, देखा जाता है ठंडा प्रदेशों में इथिलीन ग्लाइकोल पानी के साथ मिला करके गाड़ी के रेडिएटर में भरा जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, ये हिमांक को बहुत घटा देता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देता है। यानी जहां जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता था, अब -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग -40, 38 इस तरह का टेम्परेचर पे जमना शुरू होता है। इस तरह क्या होता है, गाड़ी का रेडिएटर बच जाता है। बात समझ में, ये इसका एप्लीकेशन हुआ। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि ठंडा प्रदेशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ इथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है? तो मिलाने का कारण है हिमांक को घटाना, ताकि मेरा गाड़ी का रेडिएटर में जो पानी है वो आसानी से ना जमे, है ना। ठीक है, चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ा न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, दिया हुआ है किताब में। किसी कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन को, किसी कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन को बनाने के लिए इसके 0.6 ग्राम को जल के 21.7 ग्राम में घोला जाता है। तो यह 272.187 केल्विन पर जम जाता है। केफ का मान दिया हुआ है, जल के लिए केएफ मोलर लवणमन स्थिरांक बराबर 1.86 केल्विन केजी पर मोल है। जल 273 केल्विन पर जमता है। तो कार्बनिक विलायक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो सवाल में आपका क्या दिया हुआ था, एक कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक विलेय पदार्थ है जिसका 0.6 ग्राम को जल के 21.7 ग्राम में घोला जाता है। तो जल 272.187 केल्विन पे जमता है और नॉर्मली जल कितना पे जमता है, 273 पे। अभी पूछा कि कार्बनिक विलायक का आणविक द्रव्यमान क्या है। तभी हम लोगों ने क्या देखा, डेल TF बराबर KF M, M मतलब मोललता। इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला डालते हैं, डेल TF बराबर KF इंटू मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान किसका, विलय का, डिवाइडेड बाय उसका आणविक द्रव्यमान इंटू उसका
इंटू विलायक का केजी में द्रव्यमान। तो डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला होगा। चलिए अब हम लोग डाटा देखते हैं क्या क्या है। कार्बनिक विलायक जो था उसका द्रव्यमान था कितना, 0.6 ग्राम, और जो मेरा विलायक है वो था 21.7 ग्राम। इसको 1000 में डिवाइडेड कर लीजिए, 21.7 डिवाइडेड बाय केजी में डिवाइड कर लीजिए, 1000 से डिवाइडेड कर दीजिए तो कितना आएगा, 0.0217 केजी। चलिए एमबी आपको निकालने बोला है, कार्बनिक विलायक का आणविक द्रव्यमान निकालने बोला है, और कुछ डाटा चाहिए। केएफ दिया हुआ है, केएफ कितना है 1.86, ठीक है। डेल टीएफ हम लोगों ने ज्ञात करना है। डेल टीएफ बराबर क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टी नॉट एफ क्या है, शुद्ध जल कितना पे जमता है, 273 पे, और अभी जल कितना पे जम रहा है, 272.187। दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0.813 केल्विन। ये टीएफ निकल गया। अब तो फॉर्मूला में बैठाने से सब कुछ निकल जाएगा। तो देखिए एमबी को यहां कर देते, टीएफ को यहां कर देते हैं, तो एमबी बराबर क्या होगा तब, के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। वैल्यू बैठाइए, के एफ का है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी मेरा कितना है 0.6 डिवाइडेड बाय डेल टी एफ 0.813 इंटू डब्ल्यू ए 0.0217। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 63.26 ग्राम पर मोल। ये हो गया आणविक द्रव्यमान किसका, जो विलेय पदार्थ मेरा दिया हुआ था। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसको शॉर्ट ही रखते हैं। इसके बाद और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा जो कि मेरा है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।